हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आप सब लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हो और जो भी आपके गोल्स और टारगेट आपने सेट किए हुए हैं उनके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो। बढ़ते पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। और आज की वीडियो में बड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसलिए टाइम निकालकर पूरी वीडियो को देखें। आज की पहली अपडेट आ रही है BSNL कंपनी को लेकर। BSNL इंडिया ने अनाउंस किया है कि ठीक 2 महीने के बाद अक्टूबर महीने में कंपनी अपनी 4G सर्विसेज पूरे भारत में लॉन्च कर लेगी। अभी क्या है कि भारत के कुछ रीजन्स में BSNL का 3G नेटवर्क चल रहा है और कुछ जगह 4G, लेकिन अक्टूबर महीने में BSNL पैन इंडिया में 4G को लॉन्च कर लेगी। 4G लॉन्च के बाद कंपनी के लिए नेक्स्ट स्टेप होगा मेजर सिटीज में 5G को लॉन्च करना। उसके लिए कंपनी ने टारगेट रखा है मार्च 2025 का, और अगले साल मार्च महीने में BSNL देश की कुछ मेजर सिटीज में 5G को लॉन्च कर लेगी। वैसे BSNL कंपनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि BSNL ने लास्ट बार भारत सरकार को प्रॉफिट दिया था साल 2008 से 9 फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद से आज तक पिछले 14 से 15 सालों में BSNL ने भारत सरकार को कभी भी प्रॉफिट कमाकर नहीं दिया है और लगातार लॉस किया है। एंड अगर हम लॉस यानी कि नुकसान की बात करें तो साल 2008 से 9 से आज तक BSNL कंपनी ने 1 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का नेट लॉस यानी कि नेट नुकसान किया है। अगर हम पिछले तमाम सालों के दौरान रुपीस टू US डॉलर्स की वैल्यू के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करके देखें तो BSNL ने साल 2008-9 के बाद से इतने सालों में 18 से 20 बिलियन डॉलर्स के आसपास नेट लॉस यानी कि नुकसान करवा दिया है। कुछ साल पहले ऐसी न्यूज आई थी कि भारत सरकार BSNL को प्राइवेटाइज करने वाली है, लेकिन फिर इसका काफी विरोध हुआ। ओपोजिशन ने भी काफी हल्ला गुल्ला किया, जिसके चलते भारत सरकार ने यह प्लान भी ड्रॉप कर दिया था। आपको क्या लगता है कि क्या एयर इंडिया की तरह BSNL को भी प्राइवेटाइज करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और न्यूजीलैंड को लेकर। पहले अमेरिका, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और अब खबर निकल कर आ रही है कि न्यूजीलैंड ने भी अपनी स्टूडेंट वीजा की फीस में बड़ा हाइक कर दिया है, यानी स्टूडेंट वीजा फीस बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी है। इससे पहले भारत के स्टूडेंट्स को न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीजा के लिए 19,000 रुपए पे करने पड़ते थे, लेकिन अब डबल से भी ज्यादा 38,190 रुपीज पे करने पड़ेंगे। हर साल न्यूजीलैंड में 90,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। पिछले 5 सालों से भी भारत के 40,000 स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड जा रहे हैं। कईयों की तो स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है। एंड इन वेस्टर्न कंट्रीज को कमाई का ये बहुत ही अच्छा साधन मिल गया है। लाखों एप्लीकेंट से वीजा फीस ले ली जाती है, फिर चाहे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो या फिर एक्सेप्ट, और ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और मलेशिया को लेकर। आज प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के लिए सुबह रवाना हो गए हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने पिछले कल न्यू दिल्ली में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के साथ काफी सारी मीटिंग्स की। इन्हीं मीटिंग्स को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि इन मीटिंग्स में मलेशिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन अनवर इब्राहिम और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के बारे में प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत को समर्थन देने की घोषणा की है। यानी सिक्योरिटी काउंसिल में नए मेंबर्स को जोड़ने के लिए UN जनरल असेंबली में जब भी नेक्स्ट टाइम वोटिंग होगी, मलेशिया वहां पर भारत के पक्ष में वोट करेगा। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत के स्पेस सेक्टर से। आपको याद होगा आज से ठीक 1 साल पहले 2023 में 23 अगस्त के दिन ही चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर को साउथ पोल के ऊपर डिप्लॉय किया गया था। ये न सिर्फ इसरो बल्कि भारत के लिए भी बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी और हम सब के लिए गर्व का मौका था। इसलिए भारत सरकार ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया है। आज से ठीक 2 दिन के बाद 23 अगस्त को हम पहला नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे, और इस दिन पूरे देश भर के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में स्पेस और सैटेलाइट से जुड़े इवेंट्स होंगे, कंपटीशन होंगे, ताकि यंग जनरेशन को स्पेस सेक्टर में और भी इंटरेस्ट लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल अननोन गनमैन्स अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी पहुंच गए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी पिछले साल कनाडा में हत्या हुई थी, अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में उसके साथी सतिंदर पाल सिंह के ऊपर भी हमला हुआ है। अचानक कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी के ऊपर गोलियों से हमला करना स्टार्ट कर दिया था। अब जो ये सतिंदर पाल सिंह है, ये सिख फॉर जस्टिस का एक्टिव मेंबर है, और अभी 28 जुलाई को जो कनाडा के एल्बर्टा प्रोविंस की कैलगरी सिटी में जो वहां पर खालिस्तानी रेफरेंडम हुआ था, उसको यही हैंडल कर रहा था और वो वहीं पर प्रेजेंट था। अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसके ऊपर अचानक से हमला हो गया है, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि ये हमले में बच गया है और ये सेफ बताया जा रहा है। वहीं पर इस हमले के बाद पन्नू काफी भड़क गया है और उसने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस हमले के पीछे है और भारत सरकार खालिस्तानी रेफरेंडम को हिंसा की मदद से दबाना चाहती है। आज की 6th अपडेट आ रही है बांग्लादेश और भारत को लेकर। दरअसल बांग्लादेश की मेन ओपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखर इस्लाम आलिमगढ़ ने भारत से मांग की है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश की सरकार को लीगल तरीके से सौंप दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के खुद के लोगों ने शेख हसीना के ट्रायल का फैसला किया है
और शेख हसीना को बांग्लादेश में ट्रायल फेस करने दिया जाना चाहिए। यानी शेख हसीना के ऊपर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए। वैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पहले भारत से सारे रोहिंग्यास और इलीगली भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को वापस ले ले। वो भी तो कायदे से बांग्लादेश के खुद के नागरिक हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में रह रहे हैं। उसके बाद हम शेख हसीना के बारे में सोचेंगे भी। जहाँ पर आज की डेट में लाखों बांग्लादेशी भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, फिर हमें एक शेख हसीना से क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि शेख हसीना मैडम को शरण देना मोदी सरकार का सही फैसला है? क्या आप मोदी सरकार के इस फैसले को सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है अफगानिस्तान से। जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान रजीम शरिया कानून के अकॉर्डिंग देश चला रहा है। अब वहां से न्यूज निकल कर आ रही है कि तालिबान सरकार में जो मॉरलिटी मिनिस्ट्री तालिबान के आने के बाद स्टार्ट की गई थी, उसने सेना से 281 सैनिकों को टर्मिनेट करके बस इसी कारण से घर भेज दिया है क्योंकि उन 281 सैनिकों ने शरिया कानून के तहत बियर्ड यानी कि दाढ़ी नहीं बनाई थी। इससे पहले तालिबान ने अपने सभी सैनिकों को इस्लामिक कानून के तहत दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा था। जब इसके बाद इंस्पेक्शंस की गई तो 281 सैनिकों ने दाढ़ी नहीं बढ़ाई थी, इसलिए इनको टर्मिनेट करके सेना ने घर वापस भेज दिया है। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। साल 2020 में जो भारत और चाइना के सैनिकों के बीच लद्दाख LAC के ऊपर स्टैंड ऑफ हुआ था, चाइना ने उसको लेकर एक और वीडियो रिलीज किया है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में ऊपर वाली साइड भारत के सोल्जर्स हैं और नीचे वाली साइड चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स हैं। आज की 9th अपडेट आ रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लेकर। आपको याद होगा कोविड-19 के समय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया न्यूज में काफी आया था। कंपनी ने रिकॉर्ड समय के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन के करोड़ों डोजेस मैन्युफैक्चर कर दिए थे, जिनसे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कई सारे देशों में लोगों की जान बचाई गई थी। कोविशील्ड के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि उन्होंने मंकी पॉक्स की वैक्सीन भी डेवलप करने का काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, ताकि अगर इनकेस मंकी पॉक्स भी कोविड-19 की तरह फैलता है तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल हो और भारत को दोबारा से किसी और देश से मदद ना मांगनी पड़े। कंपनी ने कहा है कि उनकी ये मंकी पॉक्स की वैक्सीन 1 साल के अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी, जिससे फिर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आज की डेट में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन यूज की जा रही है और अभी जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं वो काफी कॉस्टली और महंगी हैं। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर वैक्सीन काफी कम पड़ती है। इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए एक बेनिफिट ये भी है कि वो मंकी पॉक्स की इस वैक्सीन को दूसरे देशों को कम दाम के ऊपर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपनी को काफी सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, क्योंकि WHO भी कई बार लो इनकम वाले अफ्रीकन देशों के लिए मेडिसिन और वैक्सीन खुद ही परचेज करके उनको आगे फ्री में डोनेट और डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहां से भी सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर्स मिल सकते हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एक डेलीगेशन लेकर अमेरिका की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं, जो कि 23 अगस्त से 26 अगस्त तक होगी और वो अमेरिका में US डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के साथ तो मीटिंग करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका में जो हथियार बनाने वाली वहां पर मेजर डिफेंस कंपनीज हैं उनके साथ भी मीटिंग होगी। मे बी उनको भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए इन्वाइट किया जाएगा और 1-2 डिफेंस डील्स भी फाइनलाइज हो जाए। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमेरिका की विजिट के ऊपर जाना है, तब जयशंकर सर और मोस्ट प्रोबेबली भारत के NSA अजीत डोवाल सर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाएंगे और उस विजिट की भी काफी तैयारियां हो रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।